Hey everyone, it's Ashutosh here, and I hope you're all doing fantastic. Welcome back to my channel Medutainment, and today in this video, we are going to talk about the difference between UMN and LMN lesion. But before diving into the topic, if you're new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates out there. For more such videos, you can also visit to my channel page after watching this video. So let's do not waste time and get started with the topic. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों रिगार्डिंग दिस यूएमएन एंड एलएमएन लीजन. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. तो इस वीडियो में हम सारे डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन द यूएमएन लीजन एंड द एलएमएन लीजन इन डिटेल कवर करने वाले हैं. हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वाई इज़ इट सो. तो हम सारे डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि यूएमएन और एलएमएन में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start with the difference between the upper motor neuron and the lower motor neuron. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि what does UMN means. UMN means the upper motor neuron while the LMN means the lower motor neuron. So according to the location they are named upper motor neuron or lower motor neuron. तो बेसिकली हम जो बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, सो व्हाट डज दिस अपर मोटर न्यूरॉन इंक्लूड्स और इन्वॉल्व्स. सो इट इन्वॉल्व्स मेनली means the UMN involves mainly what? Two things basically. First is the corticospinal tract and the next is the corticobulbar tract. Corticospinal tract यानी कि वो कॉर्टेक्स से आ रहा है, हायर सेंटर्स से, फ्रॉम द सोमैटोसेंसर एरिया, मोटर एरिया एंड ऑल दोज एरियाज पासिंग थ्रू द इंटरनल कैप्सूल एंड पासिंग थ्रू ऑल द ब्रेन स्टेम एंड कमिंग टिल द स्पाइनल कॉर्ड. तो इसलिए उसको बोला गया कॉर्टिकोस्पाइनल. और कॉर्टिकोबल्बार मतलब कि बहुत सारे हमारे जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस होते हैं उधर तक अगर वो हायर सेंटर से आ रहा है, सो वी कॉल्ड यूजुअली इट एज कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट. तो इस तरीके से हमारे जो हैं वो दो ट्रैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूएमएन में. द फर्स्ट इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द नेक्स्ट इज द कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट. तो नाम से सिग्निफाई हो रहा है कि व्हाट डज दे मीन एंड दे आर बेसिकली इंक्लूडेड इन द अपर मोटर न्यूरॉन्स. और नेक्स्ट हमारा जो एलएमएन होता है, एलएमएन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. So it involves, this element involves mainly the anterior gray horn. तो we know कि spinal cord के level पे we have this gray horn. Okay. So this element involves mainly the anterior gray horn, which is basically located in the anterior part of the spinal cord from where the tract for the lower motor neuron arises. जहाँ से पूरा एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स और वो सब चालू होता है. तो जो सेल बॉडी का रीजन होता है वो बेसिकली हम एंटीरियर ग्रे हॉर्न कंसिडर कर सकते हैं. तो वहाँ से लेकर के हमारा जो है लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होता है. सो फर्स्ट इज द एंटीरियर ग्रे हॉर्न. द वेरी नेक्स्ट थिंग इज द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई. सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई. सो व्हाट डज इट इन्वॉल्व बेसिकली. सो फर्स्ट इज द क्रेनियल नर्व फिफ्थ, the trigeminal nerve. Okay, so cranial nerve seventh, the facial nerve. Then we have nucleus ambiguous, which is a combination of three of the cranial nerves, which is cranial nerve number 9, 10th and 11th. तो ये सारी चीज़ें इसमें न्यूक्लियस एम्बिगियस में इंक्लूड होती है. ओके, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी, ये सब चीज़ें. और जो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट विच इज़ द क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया 12th, विच इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व. सो दिस ऑल द नर्व्स, क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया जो है वो इंक्लूड होते हैं हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन में. और वहाँ से उनका जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन पूरा अराइज होता है विद द एक्सॉन्स एंड एक्सॉन टर्मिनल्स एंड ऑल. तो ये सारे हमारे एंटीरियर ग्रे हॉर्न और क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस हमारे कंसिडर होते हैं एज द एलएमएन. सो वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस कि यूएमएन और एलएमएन हमारे इधर कौन से ट्रैक्ट्स और कौन से न्यूक्लियस होते हैं. तो इसको एक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं कि कैसे वो यूएमएन और एलएमएन में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं. सो लेट्स सी. सो एज वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन द यूएमएन एंड एलएमएन, तो हम डायग्राम के थ्रू ये देखने वाले थे कि वो ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं और वो डायग्रामेटिकली कैसे दिखते हैं. सो लेट्स सी हियर कि हमने जो सबसे पहले देखा था यूएमएन में हमारे थे कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट्स. तो ये जो ब्लैक से दिख रहे हैं हमारे, जो हायर सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत सारे एरियाज से कनेक्ट होते हैं. ओके, जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स या फिर जो भी हमारे हायर सेंटर्स हैं उन सब से कॉर्टिकल सेल्स जो भी रहते हैं उन सब से कनेक्ट होते हैं और
फिर वो जो है वो अल्टीमेटली इंटरनल कैप्सूल और ऐसे ब्रेन स्टेम और ऐसे पास ऑन होते हुए जो है अल्टीमेटली स्पाइनल कॉर्ड पे एंड होते हैं. ओके, तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो रहे हैं. तो दे स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड टिल हियर. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. ओके, तो ये जो पार्ट है स्टार्टिंग का, दिस होल पाथवे इज एक्चुअली द यूएमएन. ओके, नेक्स्ट इज द कॉर्टिको बल्बार. कॉर्टिको बल्बार जो है वो भी स्टार्ट वहीं से होता है, जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स या फिर मोटर एरिया, सोमैटोसेंसरी एरिया, जो भी एरियाज हैं उन सब से कम्बिनेशन करके वो इंटरनल कैप्सूल में कनेक्ट होके फिर अल्टीमेटली जो है वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस पे एंड करता है. ओके, तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस के पहले वाला जो पूरा पाथ है, जो कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमारा यूएमएन कहलाता है. तो ये जो दो नाम है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ओके, तो ये दो पाथवेज वो रहे. और बात रही जो एलेमन है. ओके, तो ये हमारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस डिफरेंट जो हम बात कर रहे थे, जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, हमने न्यूक्लियस एम्बिगस की बात की थी, फिर हमने हाइपोग्लोसल नर्व की बात की थी, नर्व न्यूक्लियस सॉरी. तो ये सारे हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो दिख रहे हैं हमको, जो एलेमन का पार्ट है, और उससे जो एक्सॉन, ये सेल बॉडी जो है और उससे जो एक्सॉन निकल रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स निकल रहे हैं, तो ये सारे जो पार्ट है वो एलेमन के पार्ट में आ जाता है. ओके, और यहाँ से भी जब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड हुआ और वहाँ से एंटीरियर ग्रे हॉर्न से ले करके जो पूरा एक्सॉन टर्मिनल शुरू होता है, वो पार्ट भी पूरा एलेमन में आता है. ओके, पर इसके पहले वाला जो पार्ट है पूरा यहाँ से लेकर के, दैट ऑल कम्स अंडर यूएमएन. सो ये बेसिक जो है हमको डायग्रामेटिकली ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि यूएमएन और एलेमन कैसे डिफरेंशिएट होते हैं. ओके, तो जहाँ पे ये पहला एक्सॉन टर्मिनल्स एंड हो रहे हैं सब जगह, वो यूएमएन है उधर तक, और उसके बाद वाला पार्ट पूरा जो है वो हमारा एलेमन में आता है. ओके, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियाई हियर ऑल्सो सेम. ओके, तो अब जो है अगर मैंने इधर डैमेज किया है यूएमएन में, इफ द डैमेज इज हियर देन वी कंसिडर इज अ ह्यूमन लीशन. अगर इस ट्रैक्ट में कहीं भी डैमेज होता है, ओके, कंसिडरिंग दीज टू ट्रैक्ट्स, तो वो कंसिडर होगा हमारा ह्यूमन लीशन में. ओके, बट अगर लीजन होता है हमारा मे बी से न्यूक्लिया या फिर हमारा आगे वाला जो एक्सॉन टर्मिनल है, इधर अगर कहीं भी लीजन होता है, कहीं भी डैमेज होता है, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड अंडर एलेमन लीजन. तो ये हमारा बेसिक से डिफरेंस होता है कि अगर लीजन होता है तो वो यूएमएन और एलेमन लीजन कब कहलाता है. तो ये बेसिक सा डिफरेंस था. हियर ऑल्सो सेम कि अगर हमारा एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन में कहीं भी इस तरीके से कहीं भी डैमेज होता है, दैट वुड बी कंसिडर एलेमन. ओके, विच इज सप्लाइंग द मसल्स. तो ये हमारा पूरा पार्ट इधर या फिर इधर कहीं भी डैमेज होता है, तो दैट वुड बी कंसिडर अंडर एलेमन. वाइल अगर वो हायर सेंटर्स या फिर इस ट्रैक्ट पाथवे में कहीं भी डिस्टर्ब होता है, डैमेज होता है, देन इट वुड बी कंसिडर एज यूएमएन लीजन. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कि हमारा यूएमएन और एलेमन लीजन डायग्रामेटिकली कब वो कंसिडर होगा यूएमएन लीजन और कब वो कंसिडर होगा एलेमन लीजन. आई होप आपको डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिफरेंस. So let's move on to our next difference, that is what are the potential causes for both the UMN and the LMN lesions. तो दोनों के जो लीजन्स होते हैं UMN एज वेल एज LMN, तो उनके कॉजेज क्या क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से हम उनको UMN या LMN लीजन कंसिडर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला जो UMN लीजन से हम स्टार्ट करते हैं कि UMN लीजन के पोटेंशियल कॉजेज क्या हैं जिनकी वजह से हम उसको UMN बोलेंगे. द वेरी फर्स्ट इज द स्ट्रोक और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, विच इज़ द वेरी कॉमनेस्ट वन. जो स्ट्रोक होता है वो हमारा ह्यूमन लीजन कंसिडर होता है. ओके, ये हमारा पहला कॉज है. दूसरा कॉज हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है हमारा डीमाइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डीमाइलिनेशन होता है उसमें. ओके, देन वी हैव द फ्रेडरिक्स एटेक्सिया. फ्रेडरिक्स एटेक्सिया में भी हमारा बहुत सारे ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पाइनोसेरिबेलर या फिर और भी ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से उनको हम अपर मोटर न्यूरॉन में कंसिडर करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जो कि हमारे माइलिन शीथ सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूरॉन्स के लिए. तो अगर वो उसका डेफिशिएंसी होता है या बहुत अगर उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, तो दैट वुड बी कंसिडर अंडर यूएमएन लीजन. नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज द मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस. तो मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ALS, तो ये भी हमारा यूएमएन लीजन में होता है. ALS ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको UMN और LMN दोनों के फीचर्स दिखने वाले हैं, बट UMN के फीचर्स भी उसमें काफ़ी हद तक दिखते हैं ALS में. ओके, अब और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं UMN लीजन्स के कॉजेस, लाइक फॉर से द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और मे बी द ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी. तो ये सारे भी कंसिडर होते हैं अंडर द पोटेंशियल कॉजेस ऑफ UMN लीजन. ओके,
सो द पोटेंशियल कॉजेज फॉर द एलएमएन लीजन वुड बी, तो यूएमएन के हमने सारे देख लिए, अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कॉजेज हैं हमारे एलएमएन लीजन के, वो पोटेंशियल कॉजेज क्या होंगे जिसकी वजह से हम उसको एलएमएन बोलेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज़ द पोलियो, है ना, ओके। पोलियो है, वेस्ट नाइल वायरस है, जो कि पोलियो में भी ऐसा होता है कि हमारा जो है एंटीरियर ग्रे हॉर्न या एंटीरियर ग्रे जो सेल होती है, सेल बॉडी, वो इन्वॉल्व हो जाती है पोलियो में। वेस्ट नाइल वायरस में भी ऐसा होता है कि हमारा जो लोअर एक्सॉन्स है और वो एक्सॉन टर्मिनल्स है वो सारे अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव दी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में भी ऐसा होता है कि हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें काफ़ी हद तक, जो कि प्योरली एक एलिमेंट लीजन है, ओके। देन वी हैव दिस आई थिंक सो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ऑल्सो कम्स अंडर मोटर न्यूरॉन डिजीज, तो वो भी उसका पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज द क्वाडा इक्वाना सिंड्रोम। क्वाडा इक्वाना सिंड्रोम जो है वो हमारा कंसिडर होता है एलिमेंट लीजन में, बिकॉज जो रूटलेट्स निकल रही है उससे, और अगर वो कहीं पे कंप्रेस होती है या फिर उसका ट्रॉमा होता है, कुछ भी होता है, तो ये एलिमेंट लीजन में कंसिडर हो जाता है। नेक्स्ट इज द डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो कि हमारे एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में कंसिडर होती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो वो भी हमारी एलिमेंट लीजन में कंसिडर होगा, क्योंकि उसका सेंट्रल कनेक्शन से कोई कनेक्शन, सेंट्रल कनेक्शन से कोई रिलेटेड नहीं है वो, ओके। तो वो डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी विच इज द एट द पेरिफेरी, तो वो एक हमारा एलिमेंट लीजन का कॉज है। नेक्स्ट वन इज द बॉटुलिज्म और बॉटुलिज्म टॉक्सिन, तो ये भी हमारा एक वन ऑफ द मेन कॉजेज है हमारे एलिमेंट लीजन होने का, ओके। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज एएलएस। एएलएस जो है उसमें एलएमएन भी दिख सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि एएलएस कंसिस्ट ऑफ यूएमएन एज वेल एज एलएमएन लीजन, तो उसमें दोनों दिखेगा, यूएमएन और एलएमएन, तो दोनों के फीचर्स काफ़ी हद तक हमको दिखेंगे, मिक्स फीचर्स दिखेंगे उसमें एएलएस में। तो यूएमएन वर्सेस प्लस एलएमएन, तो ये होता है, मतलब एलएमएन जो है एएलएस में, एलएमएन दिख भी सकता है नहीं भी दिखता, बट यूएमएन इज़ वेरी मस्ट कि हाँ एएलएस में दिखेगा। तो एएलएस ऐसा बोल सकते हैं कि इज अ कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड फीचर ऑफ हैविंग द यूएमएन प्लस एलएमएन लीजन। अब इसके अलावा और भी पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं एलिमेंट के, लाइक फॉर से द जीबीएस, है ना, ज्ञान बारे सिंड्रोम। इसके अलावा होता है कोई पेरिफेरल नर्व इंजरीज हो गई है, वो भी हमारे कंसिडर होती है इसमें, कोई भी और कोई रेडिकुलोपैथीज हो गई, तो दिस ऑल कम्स अंडर द पोटेंशियल कॉजेज ऑफ एलिमेंट लीजन। तो इस तरीके से हमने सारे यूएमएन प्लस एलिमेंट लीजन्स के सारे पोटेंशियल कॉजेज डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। यही वो कारण है जिनकी वजह से हम उसको एलिमेंट या ह्यूमन कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कंडीशंस को। तो आई होप ये पोटेंशियल कॉजेज वाला पॉइंट क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस। So let's talk about the very next difference between UMN and LMN, which is on the basis of mass और मसल मास। तो मसल मास के बेसिस पे हम बात करें तो अपर मोटर न्यूरॉन में हमको मास रिडक्शन जो है, मसल मास इज़ वेरी लो, लाइक 15 to 20% हमारा मास रिडक्शन होता है, जिसको हम डिस्यूज एट्रोफी में कंसिडर करते हैं, विच इज़ हैविंग द ग्रुप ऑफ मसल्स। तो इसमें बेसिकली हमारा जो है वो ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होता है, तो ये डिस्यूज एट्रोफी में आ जाता है। बिकॉज अपर मोटर न्यूरॉन अगर इन्वॉल्व होता है तो वॉलंटरी कंट्रोल ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से मसल्स का जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो लॉस्ट हो गया है। सो द पेशेंट वोंट बी एबल टू यूज एज पर्टिकुलर मसल ग्रुप, तो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली वो एट्रोफी में चला जाएगा, तो वो डिसयूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको कंसिडर करते हैं हम डिसयूज एट्रोफी। और इसमें मसल मास जो है वो 15 to 20% तक रिड्यूस होता है, रिडक्शन दिखता है, एंड इट इज़ इन्वॉल्विंग द ग्रुप ऑफ मसल्स, ओके। नेक्स्ट इज जो एलएमएन होता है उसमें हमको कंपैरेटिवली विद द यूएमएन 70 to 80% रिडक्शन इन द मसल मास देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो है हमारा एक्सॉन या एक्सॉन टर्मिनल उधर से पूरा इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो पूरा जो सप्लाई था हमारे मसल को, जो प्रोटीन सिंथेसिस इसमें जो होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, डीएनए के थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस काफ़ी हद तक इसमें हैम्पर हो जाता है। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस अगर हैम्पर हो गया तो जो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे प्रोटीन मसल के, तो वो अगर चले गए तो डेफिनेटली मसल मास में काफ़ी रिडक्शन आने वाला है। इसीलिए एलएमएन में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के कारण जो है उसमें रिडक्शन होने की वजह से हमारा अल्टीमेटली 70 to 80% मसल मास रिड्यूस हो जाता है इन एलएमएन। और ये इस वजह से हो पाता है बिकॉज इसमें सिंगल मसल इन्वॉल्व होती है, और इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डीनर्वेशन एट्रोफी, क्योंकि पूरी नर्व जो सप्लाई कर रही थी वो एक तरह से हमारी डीनर्वेट हो चुकी है, ओके। तो इसलिए इसको कंसिडर करते हैं हम लोग डीनर्वेशन एट्रोफी, वाइल द यूएमएन इज कंसिडर्ड एज डिस्यूज एट्रोफी, ओके। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मसल मास।
अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फेसिकुलेशंस, तो पहले तो हम देखते हैं कि फेसिकुलेशंस होता क्या है। फेसिकुलेशंस बेसिकली आर द इनवॉल्यूंटरी रैपिड मसल ट्विचेस और इनवॉल्यूंटरी पैथोलॉजिकल मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो मसल में ट्विचेस इनवॉलंटरली लगातार जो होते रहते हैं, रैपिडली जो मसल ट्विचेस हमको दिखते हैं जो नॉर्मल नहीं है, इनवॉलंटरी हो रहे हैं विदाउट द कंट्रोल ऑफ द पेशेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मसल, तो वो जो है वो इनवॉलंटरी रैपिड मसल ट्विचेस या जो पैथोलॉजिकल मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं जो कि इनवॉलंटरी है, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे कंसिडर होते हैं फेसिकुलेशंस। जैसे हमने सुना होगा टंग फेसिकुलेशंस, टंग के मूवमेंट्स हो रहे हैं, पेशेंट का कंट्रोल उस पर नहीं है फिर भी हो रहे हैं, तो वो टंग फेसिकुलेशंस हो गए। तो वो एक एग्जांपल है फेसिकुलेशंस का। तो फेसिकुलेशंस आर दिस थिंग कि इनवॉलंटरी रैपिड मसल ट्विचेस या फिर इनवॉलंटरी पैथोलॉजिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो वो यूजुअली हमारे फेसिकुलेशंस जो होते हैं वो हमारे एलएमएन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वाइल इट इज़ एब्सेंट इन द केस ऑफ यूएमएन। तो यूएमएन में हमारे फेसिकुलेशंस नहीं हमको मिलेंगे वाइल इट इज़ प्रेजेंट इन दी एलएमएन। तो एलएमएन में हमको काफ़ी हद तक जो है वो फेसिकुलेशंस देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है फेसिकुलेशंस के पीछे और वो एलएमएन में कैसे प्रेजेंट रहता है, लेट्स सी। तो इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है फेसिकुलेशंस में, उसमें ये होता है कि जब भी एसिटाइलकोलिन की मात्रा जो है वो कम होती है तो उसकी वजह से हमारा एसिटाइलकोलिन की जो रिसेप्टर्स की एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाएगी। तो अब वो कंपेंसेट करने के लिए उधर होता है अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन यानी कि अब जो है एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके, वो धीरे धीरे ओपन अप होने लग जाएंगे। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो ओपन अप होने लग जाएंगे, और अगर वो ओपन अप होने लग गए बहुत सारे, टू कंपेंसेट दैट लो एसिटाइलकोलिन लेवल, उसको कंपेंसेट करने के लिए वो ओपन हो रहे हैं रिसेप्टर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर्स तो धीरे धीरे ओपन होने जाएंगे एसिटाइलकोलिन के, बट देयर वुड बी एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम इन्फ्लक्स। तो सोडियम इन्फ्लक्स का अमाउंट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, सोडियम इन्फ्लक्स का अमाउंट विल इंक्रीज। अब सोडियम इन्फ्लक्स अगर बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मसल कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होने वाला है, हैवी अमाउंट में हैवी मसल कॉन्ट्रैक्शन हमको दिखेगा या हैवी मसल ट्विचेस। तो ये हैवी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हैवी मसल ट्विचेस विल अल्टीमेटली लीड टू फेसिकुलेशंस, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट में कि इनवॉलंटरी रैपिड मसल ट्विचेस और इनवॉलंटरी पैथोलॉजिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो अल्टीमेटली जस्टिफाई कर रहा है हमारे फेसिकुलेशंस को। तो ये हमने बोला है कि इट इज़ प्रेजेंट इन दी एलएमएन वाइल इट इज़ एब्सेंट इन दी यूएमएन। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक तरह से हम देखें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो रहा है, और एलएमएन ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है या हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है हमारा एलएमएन में फेसिकुलेशंस प्रेजेंट होता है और यूएमएन में नहीं होता। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस। So our very next difference between the UMN and LMN is the fibrillations. तो जो fibrillations होता है, अब ये fibrillations क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। Fibrillations are basically fasciculations which are expressed on an EMG seen in the LMN lesion. तो हम fasciculations ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली fibrillations जो हैं वो fasciculations ही हैं, बट उसी को हमने जो है EMG पे ग्राफिकली या इस तरीके से हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया है। तो उसी फेसिकुलेशन का जो एक्सप्रेशन है ऑन द ईएमजी, उसी को कंसिडर करते हैं हम लोग फिब्रिलेशन, उसको नाम दे दिया है खाली फिब्रिलेशन। ओके, तो डेफिनेटली जब हमारा अगर फेसिकुलेशन ही दिख रहा है एलिमेंट में, तो जो फिब्रिलेशन जो उसका एक हमारा एक्सप्रेस्ड फॉर्म है ऑन ईएमजी, जिसको हम फिब्रिलेशन बोल रहे हैं, वो डेफिनेटली हमारा एलिमेंट में प्रेजेंट रहेगा और यूएमएन में एब्सेंट रहेगा। ओके, तो ये फिब्रिलेशन के बारे में है। नेक्स्ट कम्स द टोन। फिब्रिलेशंस आई थिंक सो ईजी है, कुछ नहीं है। फेसिकुलेशंस को ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ईएमजी पे, उसी को नाम दे दिया है फिब्रिलेशन और कुछ नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे थे टोन। अगला जो हमारा डिफरेंस है बिटवीन यूएमएन एलएमएन इज रिगार्डिंग टोन। अब जो है टोन का एलएमएन में हाइपोटोनिक होना और यूएमएन में हाइपरटोनिया होना, उसके पीछे एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो थोड़ा सा पहले मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं ताकि टोन क्यों बढ़ी हुई रहती है फिर क्यों कम होती है वो हमको एक तरह से पूरा क्लियर हो जाए regarding this tone. So let's discuss the mechanism of both the UMN and LMN regarding the tone. तो हम डिस्कस कर रहे थे टोन के बारे में, तो हम उसका पहला मैकेनिज्म देख लेते हैं
दोनों का क्या मैकेनिज्म है। तो बेसिकली हमारा पॉइंट तो वही रहेगा कि हमारा जो हायर सेंटर्स होते हैं, हायर सेंटर्स से हमारे फाइबर्स निकलते हैं और हमारे कुछ जो कोलेटरल्स होते हैं वो मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियाई होता है इसको कोलेटरल्स देते हैं। और इससे फिर जो है वो हमारे जो ट्रैक्ट्स हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन पे जाते हैं और उससे अल्टीमेटली वो अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स में डिवाइड होते हैं टू द एक्स्ट्राफ्यूजल एंड द इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, एंड अल्टीमेटली वो टोन बढ़ाता है या घटाता है। ओके, तो जब अगर हम हायर सेंटर से ही कनेक्शंस को कट कर देंगे, उसके पहले हम एक देख लेते हैं एक चीज़ कि हायर सेंटर से मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल न्यूक्लियाई को एक स्टिमुलेटरी सिग्नल जाता है। तो ये अल्टीमेटली हमारे जो है वो स्टिमुलेटरी सिग्नल जो है इधर से जाता है, तो ये अल्टीमेटली हमारे एलिमेंट को इनहिबिट करके रखता है। तो इनहिबिट करके रखेगा तो इसका हमारा जो है कंट्रोल्ड टोन रहेगी। ओके, पर अगर हमने हायर सेंटर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो इस पर जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट आ रहा था अब वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट नहीं आएगा, अब इस पर आएगा एक तरह से इनहिबिटरी इफेक्ट। अब इस पर अगर इनहिबिटरी इफेक्ट आ गया तो अल्टीमेटली हमारा इसको एलिमेंट को इनहिबिट करने वाला कुछ नहीं बचा। ओके, तो ये मैकेनिज्म को अगर हम समराइज करें तो हमको पता है कि हायर सेंटर जो हैं वो इस न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हैं और ये स्टिमुलेट होने के बाद इसका इनहिबिटरी इफेक्ट एलिमेंट पे जाता है, अल्टीमेटली उसकी वजह से हमारा टोन रेगुलेट होता है। ओके, अगर हायर सेंटर से हमारा रेगुलेशन, अगर हायर सेंटर से हमारा जो है इम्पल्सेस आ रहे हैं वो अगर गया, स्टिमुलेशंस आ रहे हैं वो गया, तो इसको जो है स्टिमुलेट करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अगर ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो एलिमेंट इनहिबिट नहीं होगा इसके द्वारा, तो एलिमेंट इनहिबिट नहीं होगा तो जो एक्टिवेशन है जो ये जो है वो विदाउट रेगुलेशन कैसे हो जाएंगे, हाइपर। जैसे क्लास में अगर टीचर ना हो तो रेगुलेशन सब खत्म हो जाता है, तो बच्चे अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। तो ऐसे ही इधर अगर इस न्यूक्लियर का रेगुलेशन इस पर नहीं है तो एलिमेंट अपने हिसाब से कुछ भी करेगा, यानी कि हाइपर एक्साइट हो जाएगा। ओके, तो वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ही जो है अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे मसल्स का जो है वो टोन बढ़ा देगी। तो वो टोन हमारी जो है उसकी बढ़ जाएगी ड्यू टू अल्फा मोटर न्यूरॉन, है ना। तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन की वजह से कहीं ना कहीं टोन हमारी बढ़ जाएगी और उसी को हम लोग जो है कंसिडर करते हैं एज हाइपरटोनिया इन केस ऑफ यूएमएन और अपर मोटर न्यूरॉन। वाइल इन केस ऑफ एलएमएन हमारा हाइपोटोनिया कैसे होता है, सेम रेगुलेशन तो वही है, हायर सेंटर से तो कंट्रोल हो रहा है, न्यूक्लियाई पे आता है सिग्नल, ये स्टिमुलेट होगा तो ये इनहिबिट होगा, वो सारी चीज़ें सेम है। बट एक चीज़ ये है कि इधर एलएमएन है तो कहीं भी इधर हायर सेंटर्स के बीच में कहीं भी न्यूक्लियाई पे इंटरप्शन नहीं होगा, वो सारे सिग्नल्स इंटैक्ट है। ये जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है, ये स्टिमुलेट होगा तो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट इस पर आएगा। बट अगर हमारा डैमेज ही एलिमेंट पे है, एलिमेंट के बाद वाले जो एक्सॉन या एक्सॉन टर्मिनल पे डैमेज है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स भी क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर उनमें एक्टिवेशन रिड्यूस हो जाता है काफ़ी हद तक। तो वो रिडक्शन जो है एक्टिवेशन में, तो अगर वो एक्टिवेशन में रिडक्शन रहेगा तो डेफिनेटली टोन कम ही होने वाली है। ओके, तो वो टोन कम होने की वजह से ये पूरी चीज़ जो है होती है और अल्टीमेटली हमको एलिमेंट में हाइपोटोनिक कंडीशन दिखती है। ओके, तो हाइपोटोनिया कंडीशन इधर से आती है इन एलिमेंट, वाइल इट इज़ हाइपरटोनिया और इंक्रीज्ड टोन इन केस ऑफ यूएमएन। तो ये वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इन केस ऑफ टोन जो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक बनाती है हमारे कंडीशन को। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस। तो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया अबाउट द टोन, अब हम जो है डिस्कस करेंगे डीटीआर। अब डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में भी कहीं ना कहीं वही पाथवे इन्वॉल्व है, बस उसमें हमारा जो है गामा मोटर न्यूरॉन का कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, जहाँ पे अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स और उसके थ्रू जो एफरेंट्स निकलते हैं टाइप 1A टाइप 2, ये जो निकलते हैं एफरेंट्स, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें होती है। तो वो पूरे रिफ्लेक्स हम किसी और वीडियो में देखेंगे, बट उसी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। ओके, तो जो DTRs हमारे जो हैं वो यूएमएन में और एलएमएन में कैसे दिखने वाले हैं। तो DTRs in case of UMN will be hyperreflexic while it will be reduced और hyporeflexic condition in case of LMN। तो रिफ्लेक्स हमारे exaggerated है या फिर जो है increased है in case of UMN while it is opposite in case of और vice versa in case of LMN सॉरी। तो इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है।
तो अभी हमने पूरा जो मैकेनिज्म था प्रीवियसली इन टोन, तो ऑलमोस्ट सेंटर्स तो वही रहने वाले हैं, न्यूक्लिया भी वही रहेगा, बट ये है कि गामा मोटर न्यूरॉन का उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि अगर गामा मोटर न्यूरॉन जैसे हमने देखा था यूएमएन में स्टिमुलेट हो रहा था, अल्फा एज वेल एज गामा मोटर न्यूरॉन दोनों स्टिमुलेट हो रहे थे। तो जब गामा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो हमारे जो मसल स्पिंडल्स हैं, जो हमारे फाइबर्स हैं, उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो बढ़ेगा बहुत, थ्रू द टाइप 1AB और टाइप 2 जो हमारे सेंसरी आफरेंट्स होते हैं, उनके थ्रू हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स काफ़ी हद तक इंक्रीज होगा और उसकी वजह से हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे। तो अगर वो बढ़ जाएंगे तो वो हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। हाइपर रिफ्लेक्सिक कंडीशन हमको देखने को मिलेगी यूएमएन में, जिसको हम लोग एग्जैजरेटेड या फिर हम ब्रिस्क जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स ऑफ द रिफ्लेक्सेस। तो एग्जैजरेटेड या ब्रिस्क रिफ्लेक्स हमको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ यूएमएन, या फिर इन रेयर केसेस हमको क्लोनस भी दिख सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको कंडीशन दिखेगी यूएमएन में। वाइल इन केस ऑफ एलएमएन इसका बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन हो रही है। हमारा गामा मोटर न्यूरॉन और अल्फा मोटर न्यूरॉन जैसे हमने देखा था वो इनिबिट हो रहे थे। ओके, इनिबिट इन द सेंस कि उनका जो है वो एक्टिवेशन रहा ही नहीं, वो फाइबर्स ही पूरे डीएक्टिवेट हो चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंसिटिविटी हमारा मसल स्पिंडल की रिडक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी रिड्यूस हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारा एट द एंड डीटीआर हमारा कम हो जाएगा। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स से रिड्यूस हो गए तो ये हो जाएगी हमारी हाइपो रिफ्लेक्सिक कंडीशन। हाइपो हाइपो मतलब कम, रिडक्शन, हाइपो रिफ्लेक्सिक कंडीशन आ जाएगी इन केस ऑफ एलिमेंट। तो मैकेनिज्म हमारा ये पूरा है, और जो प्रीवियसली मैंने टोन में पूरा डिस्कस किया था उसी का कॉन्सेप्ट इधर यूज हो रहा है डीटीआर में भी, जो कि हम हमारे यूएमएन को हाइपर रिफ्लेक्सिक और एलिमेंट को हाइपो रिफ्लेक्सिक कंडीशन बनाता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पे, जो कि है स्ट्रेंथ। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया अबाउट द टोन एंड अबाउट द रिफ्लेक्सेस, और टोन है हमारा, और ये सारी कंडीशंस हमने डिस्कस की, और मसल मास हमने डिस्कस किया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान रखते हुए हमको ये समझ में आ रहा है कि अब जो यूएमएन है वो एक स्पास्टिक पैरालिसिस वाली कंडीशन बन जाएगी। ओके, तो इसमें स्पास्टिसिटी हमको, एक स्पास्टिक कंडीशन हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली टोन जो है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे स्पास्टिक पैरालिसिस हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ यूएमएन, और जो कि हम देखते भी हैं इन केस ऑफ स्ट्रोक एंड ऑल। और हमारा जो स्ट्रेंथ है इन फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस में वो स्ट्रेंथ जो है हमारा रिडक्शन हो जाता है। हमको ये भी पता है कि मसल मास भी कम हो रहा है, डिनर्वेशन एट्रोफी है, वो सारी चीज़ें भी फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा मसल मास कम करते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं फ्लैसिड। तो ये हो जाएगा हमारा फ्लैसिड पैरालिसिस। तो एलएमएन हमारा फ्लैसिड पैरालिसिस है, वाइल द यूएमएन इज स्पास्टिक पैरालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो अगला हमारा डिफरेंस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल टेस्ट जो हम यूएमएन में लगा सकते हैं, वो है हमारा बेबिन्स्की साइन। बेबिन्स्की साइन बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। बेबिन्स्की साइन जो है उसमें हम फुट जो रहता है उसके लेटरल टू मीडियल साइड तक हम लोग जो है स्ट्रोक करते हैं, और उसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैंने जो है अगर मैंने स्ट्रोक किया तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा फ्लेक्शन हमको दिखता है, नॉर्मली फ्लेक्शन ऑफ द प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द टोज एंड द फिंगर्स। ओके, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द टोज एंड द फिंगर्स, अगर मैंने इसको स्ट्राइक किया इस लेटरल टू मीडियल तो प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द टोज मिलता है। पर अगर हमने स्ट्रोक किया और हमको ग्रेट टो का डॉर्सिफ्लेक्शन और बाकी सबका फैनिंग दिखा इस तरीके से, तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव, विच इज इंडिकेशन ऑफ यूएमएन। तो बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव आता है इन केस ऑफ यूएमएन प्रेजेंट होता है, और एलएमएन में वो होता है एब्सेंट। अब ऐसी बेबिन्स्की जो है वो दो जगह यूजुअली कॉमन होता है, एक तो अपर मोटर न्यूरॉन जो भी कंडीशंस होती है उनमें, जैसे कि हमारा सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो कि हमारा स्ट्रोक है, जो कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। वाइल इन 1 ईयर ओल्ड, जिनमें माइलिनेशन 1 ईयर ओल्ड से कम का जो इन्फेंट होता है उसमें अभी भी माइलिनेशन नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो उसमें भी बेबिन्स्की हमको पॉजिटिव मिलेगा, पर वो बेबिन्स्की होगा नॉर्मल। ओके, बट इन ऑल अदर केसेस हमको वो कंडीशन अगर दिख रही है तो वो हो सकता है, और वो इंडिकेटिव हो सकता है हमारे यूएमएन लीजन की तरफ। ओके, इसमें बेसिकली जो डॉर्सीफ्लेक्सस होते हैं वो ओवर पावर कर जाते हैं हमारे प्लांटर फ्लेक्सस को, जिसकी वजह से हमको फुट का जो ग्रेट टो का डॉर्सीफ्लेक्शन दिखता है और बाकी सबका फैनिंग दिखता है। ओके, तो डॉर्सीफ्लेक्सस का ओवर पावर
ओवर द प्लांटर फ्लेक्सस, जिसकी वजह से हमको ऐसा एक साइन दिखता है बेबेंस्की में, इसलिए हम उसको यूएमएन कंसिडर करते हैं बेबेंस्की पॉजिटिव। ओके, इन केस ऑफ यूएमएन वाइल इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एलएमएन। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पे, हमारे नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट पे। हमारा जो वेरी नेक्स्ट डिफरेंस है, जो स्पेशल टेस्ट है यूज़ होता है, वो है हॉफमैन साइन। तो जो हॉफमैन साइन होता है, हॉफमैन साइन में बेसिकली हम जो है वो हमारे जो मिडिल फिंगर होता है उसको हम इस तरीके से फ्लिक करते हैं। तो अगर फ्लिक करने पे, जो मैंने फ्लिक किया है उसकी वजह से अगर हमारा इंडेक्स फिंगर और हमारे थंब के बीच में इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं हॉफमैन साइन पॉजिटिव। जैसे कि मैंने फ्लिकर किया और ये मेरा अगर अप्रॉक्सीमेशन हो रहा है, तो इस तरीके से अगर अप्रॉक्सीमेशन होता है बाय स्ट्राइकिंग द मिडिल फिंगर ऑन द नेल्स एंड ऑल, तो वो हमारा हॉफमैन साइन पॉजिटिव दिखाता है। तो ये इंडिकेटिव है हमारे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का। तो हॉफमैन साइन यूजुअली हमारा पॉजिटिव आता है इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, वाइल इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एलएमएन। अगला जो हमारा डिफरेंस है, जो स्पेशल टेस्ट है, दैट इज प्रोनेटेड ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, हम लोग पेशेंट को जो है शोल्डर एलिवेट करने बोलते हैं और हैंड जो है वो सुपिनेटेड होता है इस तरीके से। तो हम जो है वो प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाते से अगर पेशेंट का जो है वो प्रोनेशन और फॉल डाउन होने लगे हमारा आर्म, तो वो हमको इंडिकेटिव है प्रोनेटेड ड्रिफ्ट का। तो वो प्रेजेंट होता है हमारा इन केस ऑफ यूएमएन, हमारा प्रोनेटेड ड्रिफ्ट प्रेजेंट होता है, वाइल इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एलएमएन। तो हमारे यूएमएन के बेसिस पे हम देखें तो बहुत सारे टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, लाइक फॉर से द बेबिंस्की, हॉफमैन एंड प्रोनेटेड ड्रिफ्ट। ये तीनों अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्गली इंडिकेटिव ऑफ द यूएमएन लीजन, वाइल दे विल बी एब्सेंट इन केस ऑफ एलएमएन में एब्सेंट रहेंगे। ओके, और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डिफरेंस की, समटाइम्स क्लोनस में बी प्रेजेंट इन केस ऑफ यूएमएन लीजन हैविंग +4 ग्रेड यूजुअली। तो हमारा जो क्लोनस होता है वो हमने बोला था कि हाइपर रिफ्लेक्सिव कंडीशन अगर होगी तो डेफिनेटली क्लोनस हमको देखने मिलेगा, जिसमें हम जो है पेशेंट का जो फुट रहता है उसको इस तरीके से डॉर्सीफ्लेक्स करते हैं और फिर हमको अगर इस तरीके से मूवमेंट अगर देखने को मिले तो वो हो जाता है हमारा क्लोनस। ओके, तो समटाइम्स क्लोनस में भी प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन लीजन। तो वो हमने देख लिया था कि हायर ग्रेड्स में क्लोनस हमको दिखता है, जो एग्जैजरेटेड जो हमारी कंडीशन होती है +3 ग्रेड, उसके बाद में हमको क्लोनस देखने को मिल जाता है, और उसके ऊपर दिखता है अगर एग्जैजरेटेड क्लोनस भी देखने को मिलता है इन वेरी रेयर केसेस। तो ये क्लोनस भी प्रेजेंट रह सकता है इन केस ऑफ यूएमएन, वाइल इट इज नॉट यूजुअली सीन इन एलएमएन, एलएमएन में नहीं दिखता है। अगला जो साइन होता है चेडॉक्स साइन, चेडॉक्स साइन भी एक पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। तो चेडॉक्स साइन जो है मे ऑल्सो बी सीन इन केस ऑफ ह्यूमन लीजन which is somewhat similar to the Babinski sign and used sometimes in substitute or alternative to it। तो हम बेबिंस्की चेक करते हैं यूजुअली, बेबिंस्की आर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट इफ द बेबिंस्की साइन अगर हम नहीं टेस्ट कर पा रहे हैं या फिर जो है जो ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं चेडॉक्स साइन। चेडॉक्स साइन में क्या है, हम लेटरली जो लेटरल मेल्यूलस आता है हमारा, लेटरल मेल्यूलस से स्ट्राइक करते हुए हम हमारे जो लिटिल फिंगर होती है वहाँ तक जाते हैं। तो अगर हमने ये स्ट्राइक किया लेटरल मेल्यूलस के नीचे से लेकर के हमारे लिटिल फिंगर तक, तो हमने फुट में अगर स्ट्राइक किया इस तरीके से, और अगर हमारा वही साइन आया जो ग्रेड 2 का हमारा एक्सटेंशन और बाकी सबका फैनिंग, तो ये इंडिकेटिव होता है कि हमारा चेडॉक्स साइन पॉजिटिव है, जो कि हमारा यूएमएन की तरफ हमको लेके जाता है। तो ये हमारा हम ये साइन भी देख सकते हैं इन ऑल्टरनेटिव और सब्सटीट्यूशन टू द बेबिंस्की साइन। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस है। लेट्स मूव ऑन टू एक और डिफरेंस जो लास्ट बचा है, जो कि हमारा सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। तो अगला जो हमारा डिफरेंस है सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, ये जो है यूजुअली हमारे एलएमएन में तो हमको सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो नहीं दिखते हैं, वेदर इट इज एब्डोमिनल और क्रेमास्ट्रिक और जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो यूजुअली लॉस्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, वाइल इट इज नॉट अफेक्टेड इन केस ऑफ एलएमएन, बट मे बी, मतलब एलएमएन में जो है कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, वो अफेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, बट यूजुअली हमको थोड़े बहुत लॉस्ट दिखते ही हैं, बट हो सकता है एलएमएन में थोड़े बहुत स्पेयर्ड भी रह जाए हमारे रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस इन केस ऑफ एलएमएन, बट यूएमएन में तो फिक्स है कि दे आर यूजुअली लॉस्ट। तो ये सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस से हमने पूरा एंड कर दिया। तो ये डिफरेंस था हमारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस के बेसिस पे बिटवीन द यूएमएन एंड द एलएमएन। तो इस तरीके से हमने जो है सारे डिफरेंसेस बिटवीन द यूएमएन एंड द एलएमएन लीजन कवर करने की कोशिश की है,
और हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिया है कि हर एक पॉइंट का मीनिंग क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, और वो पॉइंट किस तरीके से जस्टिफाई हो रहा है अलग अलग एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स के थ्रू। तो मैंने पूरा ट्राई किया है कि हर एक डिफरेंस को यूएमएन और एलएमएन के बीच में क्लियर करें विद ऑल द कंसेप्ट्स, कि वो यूएमएन और एलएमएन में क्या एक्चुअल डिफरेंस होता है, वेदर वो डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज हों या फिर यूएमएन एलएमएन कौन से ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने देखा उसमें स्पेशल टेस्ट क्या क्या हो सकता है। फिर हमने फिब्रिलेशन फेसिकुलेशंस देखे, और ऐसे बहुत सारे हमने अलग अलग डिफरेंसेस देखे हैं उसमें, जिसमें स्ट्रेंथ आ गया, मसल मास आ गया। तो इन बेसिस पे हमने जो है, तो इस तरीके से हमारा जो है डिफरेंसेस बिटवीन यूएमएन एंड एलएमएन इधर कंप्लीट होता है। I hope you're cleared with all your queries regarding the difference between the UMN and the LMN lesion. And if it is so, then do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and colleagues. If you haven't subscribed to my channel yet, then you're missing out one of the best contents on YouTube. So go now and hit that red button. You can also follow me on various social media handles. So feel free to drop down the comments regarding your experience with this video, and do write your suggestions for the upcoming videos कि आप कौन से टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जो है आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, मेड्यूटेनमेंट, जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, और अलग अलग प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो आप चैनल पे जाइए और वीडियोस देखिए। सो इट्स आशुतोष हियर, signing off. Until next time, keep learning, keep exploring, and take care.